ये माटी कट्टर समाजवादी स्वतंत्र वीर भूपेंद्र बाबू की धरती है, बीपी मंडल साहब की धरती है, सुदीप नारायण सिंह साहब की धरती है, बाजा शाह साहब की धरती है, परशुराम सिंह जी और राम बहादुर सिंह की धरती है, जटाशंकर चौधरी की धरती है, एक से शिवनंदन बाबू की धरती है। किसान को हर खेत में पानी मिले, उनका फर्टिलाइज़र सब्सिडाइज रेट में मिले, ये जो मोदी सरकार ने सब सारे सब्सिडी को ख़त्म कर दिया, सबको पता है, आप सभी को पता है। ये लॉकडाउन कोरोना काल में या कोरोना को इनवाइट करके मोदी शासन ने लाया। अगर 125 करोड़ के देश में 1-2 करोड़ मर भी जाए तो देश चलेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बात मधेपुरा की है, हमारी टीम मधेपुरा पहुंची है। मधेपुरा के बारे में बात करें तो इसे बीपी मंडल की धरती कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ राजद से प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावे अभी प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव ने भी यहाँ धमक दी है। लोजप्पा ने साकार यादव को तो जदयू ने पूर्व विधायक निखिल मंडल को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ बने हुए हैं राजद के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। आइए हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में सर। धन्यवाद सर, किसान आंदोलन की उपज हैं आप, वहाँ से लेकर विधायकी तक का सफ़र कैसे आपने किया? ये मेरे जीवन का उद्देश्य ये था और अभी भी है, अधूरा ही है। क्योंकि मेरे जो उद्देश्य हैं, मेरे सपने किसान को बेहतर जीवन देने का, उसमें एक कदम चले हैं, कई कदम चलना बाकी है। संपूर्ण बिहार में किसान मूवमेंट को अगर आप याद करेंगे तो मधेपुरा की धरती वो 23 नवंबर 2000 ईस्वी का, जहाँ हजारों किसानों ने धान जला करके आक्रोश प्रदर्शित किया था। और उस समय के जो प्रिंट मीडिया थे उसमें उसको मुख्य पृष्ठ मिला था। उस मुख्य पृष्ठ के बाद कई आंदोलन हुए यहाँ, लेकिन मुख्य पृष्ठ मिलते ही कम्युनिस्ट पार्टी 8 कम्युनिस्ट पार्टी समन्वय समिति बनाई, जो आज तक कम्युनिस्ट पार्टी उस तिथि तक कभी किसान की बात नहीं करती थी उस रूप में। तो किसान की समस्या पर उन्होंने समन्वय समिति बनाया। मुझे याद अच्छी तरह कि दीपंकर भट्टाचार्य जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंट्रो बना था कि सरकार को सूली पर चढ़ा देंगे। सरकार को सूली पर चढ़ा देंगे इसलिए कि किसान की समस्या से सरकार अगर नहीं निपटती है, उनका बेहतरी का ख्याल नहीं करती है, कोई बेहतरी का इंतजाम नहीं करती है, तो सरकार को सूली पर चढ़ा देंगे। 8 कम्युनिस्ट पार्टी, सभी विपक्षी दल, मधेपुरा के 23 नवंबर 2000 के आंदोलन के बाद, इवन उस समय की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, उनका बयान आया था किसान के पक्ष में। और 23 नवंबर के बाद 1, 2, 3 जनवरी तक सबसे प्रभावकारी आंदोलन, ये जो इफेक्ट हुआ मधेपुरा का आंदोलन का, वो सबसे प्रभावकारी आंदोलन सासाराम के इलाके में हुआ, जहाँ हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर पर लैस होकर के और 3 दिन तक एफसीआई को घेरा था कड़ाके की ठंड में। सोनिया जी का बयान आ गया बिहार आंदोलन को देखते हुए, और एडिटोरियल छपा था कि देश हित में, किसान हित में देश भर में आंदोलन छेड़ेगी सोनिया। ये एक बड़ा कंसंट्रेशन का पॉइंट बना था ये बिहार आंदोलन। फिर चंद्रशेखर जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान आया, और इस तरह से एक माहौल बना कि 17 दिनों में करीब 22 जिले में धान जल गया। भाजपा नीति सरकार दिल्ली में थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, और वो मजबूर हुए 421 अधिप्राप्ति केंद्र बिहार में खोला गया। और आपको आश्चर्य होगा कि पहले हर एफसीआई सेंटर डिस्ट्रिक्ट में खुलते थे, वहाँ 1 लाख का प्रोक्योरमेंट होता था, मात्र 1 लाख का, तो 10-15 किसान में ही परेशानी हो जाती थी। तो मधेपुरा में हम लोगों ने आमरण अनशन किया किसानों का, और सारे अखबार में लीड न्यूज़ बना, मुख्य पृष्ठ बना उसका। 11 किसान बैठे थे आमरण अनशन पर, और 15 दिन के अंदर अंदर वो डबल हो गया, 2 लाख हो गया।
2 लाख प्रतिदिन की अधिप्राप्ति शुरू हो गई। किसान नेता के रूप में पहला पन्ना आपका वहीं से शुरू हुआ? जी, वहीं से शुरू हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है और गौरव भी है कि ये माटी कट्टर समाजवादी स्वतंत्र वीर भूपेंद्र बाबू की धरती है, बीपी मंडल साहब की धरती है, सुदीप नारायण सिंह साहब की धरती है, बाजा शाह साहब की धरती है, परशुराम सिंह जी और राम बहादुर सिंह की धरती है, जटाशंकर चौधरी की धरती है, एक से शिवनंदन बाबू की धरती है, ये हमारे चुल्हा बाबू शहीद चुल्हा बाबू की धरती है। और इस धरती को एक गौरव प्राप्त है अपने इतिहास को रिपीट करने का, और उसी की परिणति मैं समझता हूँ। ये मेरा प्रयास नहीं, मेरे तो कोशिश थे, मगर इलाके ने जो इसको समर्थन दिया, शायद इस स्वतंत्रता सेनानियों और फिर कट्टर समाजवादियों के रुधिर का यह असर था कि उनके संतानों ने इस आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाया। और मधेपुरा एक रोल मॉडल बना इस किसान मूवमेंट का, और उसका रिजल्ट आया कि 1.5 महीना के अंदर अंदर सरकार मजबूर हुई, भाजपा नीति सरकार, पूरे बिहार में 421 अधिप्राप्ति केंद्र खुलने का, और 421 अधिप्राप्ति केंद्र चलने लगे। माननीय शरद यादव साहब जब फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हुए तो इस बात को वो प्रखंड तक ले गए, यूनिट प्रखंड बना अधिप्राप्ति केंद्र का, किसान को और सुविधा हुई। लेकिन बाद की जो सरकारें रही वो फिर डिस्ट्रिक्ट तक चली गई, और फिर हमको याद है कि एक बड़ा सा धरना प्रदर्शन किया जब एमएलए बनने के बाद, और जब असेंबली में डिबेट में भाग लिए, और मैंने बताया कि पंजाब के तरह क्यों नहीं गांव में यूनिट खुल सकता है, ये तो पूरा सरकार, भारत सरकार पैसा देती है प्रोक्योरमेंट का। थोड़ा दिन के लिए होता है कि हमारा सरकार को प्रोक्योरमेंट कराना है, और फिर उसको डिमांड करना है, भारत सरकार पैसा देती है। तो महीना 2 महीने के साइकिल को अगर एफर्ट किया जाए या उसके इंटरेस्ट को, बैंक के इंटरेस्ट को बढ़ा जाए, तो एक बड़ा लाभ किसानों को हो सकता है। और एमएलए बनने के बाद ये रिजल्ट आया कि पैक्स पंचायत स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। अब पैक्स में पारदर्शिता की कमी है, पैक्स अध्यक्ष लोग किसानों का समय पर अधिप्राप्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें माफियागिरी है। इसके लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाने की संपूर्ण बिहार में ज़रूरत है कि समय पर अधिप्राप्ति हो। जैसे अब नवंबर से होनी चाहिए, तो वो अधिप्राप्ति फिजिकल अधिप्राप्ति होती है फरवरी मार्च से जाकर के। तब तक तो छोटे किसान का धान तो बड़े व्यापारी हाथ में चला जाता है, और व्यापारी इससे मालामाल होता है। इस पारदर्शिता के लिए भी एक बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है। फिर किसान को हर खेत में पानी मिले, उनका फर्टिलाइज़र सब्सिडाइज रेट में मिले। ये जो मोदी सरकार ने सब सारे सब्सिडी को ख़त्म कर दिया, सबको पता है, आप सभी को पता है। और हमारा जीडीपी, ये लॉकडाउन कोरोना काल में, या कोरोना को इन्वाइट करके मोदी शासन ने लाया है। जब ये देश से देह में जाता है, हवा से नहीं आती, तो ताइवान के तरह अगर राहुल गांधी के चेताने के बावजूद भी 12 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प से परहेज करते, मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में मशगूल न रहते, देश के आवाम की चिंता करते, तो ताइवान के तरह हमारे यहाँ शायद 1000, 2000, 5000 केस जाता, अभी लाखों में नहीं जाता। हमारी उससे दिक्कत क्या आ गई, जहाँ चिंता का विषय है। हमारे जैसे लोग अगर 125 करोड़ के देश में 1-2 करोड़ मर भी जाए तो देश चलेगा, लेकिन आपकी इकोनॉमी मर गई भाजपा नीति सरकार के एक गलत रवैये के कारण, या मैं कहूँ कि एक स्पष्ट नीति कोरोना से लड़ने की नहीं बनाने के कारण समय पर, तो आपका जीडीपी -32, 35, 40 में जा रहा है। अर्थव्यवस्था मर गई। 100 वर्ष में भी देश का अर्थव्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। इसलिए ये जिम्मेवार लोग और नीतीश बाबू उनके सहयोगी हैं। इसलिए ये मजदूरों का पलायन, मजदूरों के पलायन को नहीं रोक पाना, मजदूरों को समय पर भोजन न दे पाना, और भूखा मजदूर पेट की आग बुझाने, और कोरोना के भय से लाखों मजदूर पैदल चलने को मजबूर हुए। सैकड़ों 301 की मौत हो गई। कौन है जिम्मेवार इसके? स्टेट ऐसे चलता है क्या? अरे अगर सच में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो तो चाहे मोदी हो या नीतीश जी, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए डूब करके, या फिर माफ़ी मांगना चाहिए देश के आवाम से। तो मेरा ये कहना है कि आप न तो खिला सके न ला सके,
पिछली बार जब आप चुनाव जीते थे तो जदयू गठबंधन और जदयू और राजद में गठबंधन था, आप दोनों की कॉम्बिनेशन से आप विधायक बने थे। वर्तमान में जदयू अलग है, अभी अपना कैंडिडेट उतारी है, पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा भी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है आपको? प्रिय, मैं आपको बताऊं कि मैं 2010 को याद कर रहा हूं आपके माध्यम से आवाम को, आप अपने मधेपुरा के मतदाताओं और आम जनता मालिक को एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और जानकारी भी देना चाहता हूं कि अगर भूल गए हों तो भूलिए मत। 2010 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के थे शरद यादव जी, यहाँ के सांसद थे मौजूदा, वो मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। और वो जब फ्लैट लिए अन्य जगह जाने के लिए, तो नीतीश बाबू उनके फ्लैट लेने के दिन ही आ गए मधेपुरा, और 1 हफ्ता 10 दिन तक यहाँ रह करके पूरी रणनीति बनाए। चूँकि शरद यादव के लिए प्रतिष्ठापूर्ण सीट था, तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी यह प्रतिष्ठापूर्ण सीट था। और एक अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह फंसा करके हमारे खिलाफ जो भी करना हुआ, कंस्पिरेसी किए, अपना जैसे लोग हर लीडर करते हैं। मगर मधेपुरा के महान मतदाता मालिक ने करारा जवाब दिया और हमको 12,000 वोट से चुनाव जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गठबंधन हमारा था जहानाबाद में नीतीश बाबू के साथ, तो जहानाबाद के जो हमारे स्वर्गीय माननीय विधायक पूर्व मंत्री मुंद्रिका सिंह यादव 30,000 वोट से जीते थे। और जब अलायंस हो गया बीजेपी से नीतीश बाबू का और उपचुनाव में, तो हमारी पार्टी 36,000 वोट से चुनाव जीती। 6,000 तो बढ़ ही गया। तो इसका स्पष्ट मामला ये है, स्पष्ट कारण इसका ये है कि बेरोजगार अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है। 4 करोड़ 64 लाख लोग का रोजगार तो कोरोना काल से पहले ही मोदी जी छीन लिए। जहां 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा करके देश में आए थे, तो 4 करोड़ 64 लाख लोग तो फरवरी माह से पहले ही बेरोजगार हो गए यहाँ। और कोरोना काल में लगभग 10 करोड़ लोग, 4 करोड़ 64 लाख पहले और फिर 10 करोड़ लोग अब कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके हैं। तो ये 14 करोड़ लोग की नौकरी चली गई। बेरोजगार अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है। एक सरकारी नौकरी का कोई पिटारा नहीं खुल रहा है, ना खुलने वाला है। लाल किला बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक गया, ट्रेनें प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अब स्कूल प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? ये देश तानाशाही की तरफ कदम रख रहा है। और उसका सीधा उदाहरण आपको मैं ये बता दूं कि 550 करोड़ का राफेल 1650 करोड़ में खरीदा जाता है, देश चुप है। दुख से कहता हूं कि आखिर हो क्या रहा है देश में। ये हिंदू मुसलमान करके देश की अस्मिता को और उसके ताकत को छीन कर आप चीन की चौधराहट और अमेरिका की दादागिरी से नहीं सामना कर सकते हैं। ये बहुजनों का जो 85% लोग हैं, या हमारे जो बेरोजगार साथी हैं करोड़ों करोड़ लोग, जब तक उनके रोजगार का इंतजाम न होगा, और आम लोग, आखिर क्या कारण है भाई कि जब शोषितों की बात आई, वंचितों की बात आई, तो सबसे पहले इनके पैरोकार कौन बने पता है? उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित आचार्य नरेंद्र देव जी न होते? वो तो ऊंची जाति के थे, ब्राह्मण थे। उसके बाद दूसरे जो उनके सहयोगी हुए आचार्य जे.बी. कृपलानी साहब, मुझे गौरव है कहने में कि मधेपुरा उनका कर्मभूमि रहा। वो भी पंडित थे, वो भी समाजवाद के सिद्धांत के पथ पर चलने वाले थे। तीसरे व्यक्ति हुए डॉक्टर लोहिया, वो भी ऊंची जाति के थे। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जाति का लोग ऊंची जाति का लोग होता है। चौथे समर्थक राजनारायण जी थे, वो भी ऊंची जाति के थे। 5वें समर्थक और बड़े चेहरे समाजवाद के, मतलब उसका दूसरा लाइन कह दूं तो पंडित जनेश्वर मिश्र हुए, वो भी ऊंची जाति के थे। पंडित मधुलिमय हुए, वो भी ऊंची जाति के थे। तो बीपी मंडल साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिवा अगर 10 लोग का नाम लेंगे तो 8 तो ऊंची जाति के थे। और फिर इंसाफ, सामाजिक न्याय का इंसाफ, संविधान प्रदत्त सरकारी नौकरी में बहुजनों को आरक्षण की बात, पिछड़ों को आरक्षण की बात संविधान में थी। 38 वर्ष तक लोगों ने ठका, लेकिन उसको कौन दिया? 1990 में क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला ऊंची जाति का राजा मांडा बीपी सिंह साहब को नमन करता हूं,
जिन्होंने इंसाफ के बतौर 38 वर्ष से ठगे जा रहे, शासन के द्वारा ठगे जा रहे बहुजनों को, पिछड़ों को आरक्षण दिया। ले कौन लिया? आज की तारीख में खत्म हो गया। मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, कब छोटी जाति कहते हैं। बीपी सिंह जो ऊंची जाति के थे, क्षत्रिय घराने में पैदा होने वाला, राजपूत खानदान में, वो देते हैं। और हमारे जो ये बहुजन कुल में पैदा होने वाला बनावटी बहुजन कुल शायद लोग कहते हैं, उसने हमारा आरक्षण, बहुजनों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण छीन करके 10% संविधान के विरुद्ध भी। ये आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? ये मोदी जी पर लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, और उनके सहयोगी नीतीश बाबू चुप हैं तो उन पर लगा रहे हैं। ये हो क्या रहा है देश में? आप ये बताइए कि अगर ये 125 करोड़ का देश है और 125 करोड़ के देश में 110 करोड़ लोग अगर अपंग अपाहिज है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो आप कैसे लोहा लेंगे चीन से? अरबों खरबों रुपया आप कर्जा लेते हैं, 1,00,000 करोड़ पता नहीं कितना कितना देश पर कर्जा हो गया। बीजेपी पे तो आप आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। मधेपुरा के बारे में क्या कह रहे हैं, ये बताइए। मैं मधेपुरा के बारे में ये कह रहा हूँ, मैंने एक संस्मरण और जानकारी आपको दी कि 2010 में जब 12,000 वोट से यहाँ नीतीश बाबू और शरद यादव को हराया यहाँ के महान मतदाता ने, तो ये तो 2020 है, कोई लड़ाई भी नहीं है। मैं बता देता हूँ, इनर करंट नहीं है, गांव बोल रहा है, इलाका बोल रहा है। पप्पू यादव खड़े हो रहे हैं। पप्पू यादव जी कब खड़े नहीं हुए? मेरे खिलाफ 2010 में उम्मीदवार दिए, 2800 वोट लाया, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी को उम्मीदवार दिए थे। राजेश रजनीश जी उम्मीदवार थे उनके, और पति पत्नी 55 सभा किए थे। 2800 वोट आया, उतना वोट तो मुझे गाँव में आ जाता है भाईजान, एक पंचायत में आ जाता है। दूसरी बार उम्मीदवार दिए 2015 में, बाबू अशोक प्रिंसिपल जी को हॉकी बॉल लेके चलाए। आधा दर्जन से ज़्यादा उनको कॉलेज है, 1000 स्टाफ है, कुछ तो उनका भी वोट होगा ना। अब वोट कितना पाए पप्पू यादव जी के समर्थन से? 6,000। तो आप लिख लीजिए, मधेपुरा है। मधेपुरा के लोग पेट की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर पीठ की लात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अति स्वाभिमानी लोग हैं। सिंहेश्वर में पप्पू यादव जी को जहां 22,000 से जीत मिली थी, 5 साल के बाद 7,000 पर आ गए थे, जमानत जब्त करा चुके थे। इस संसदीय चुनाव में 1,83,000 वोट चाहिए था जमानत बचाने के लिए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को, मगर वोट आया 96,000। तकरीबन 84-85,000 और वोट चाहिए था उनको जमानत बचाने के लिए। तो एक बार और जमानत जब्त करने की कवायद में वो भिड़े हुए हैं। मधेपुरा के महान मतदाता मालिक इसका इंतजाम करके सोचे हुए। लोजपा भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उससे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है आपको? लोजपा से हमको लगता है कि जो हमको इफेक्ट पड़ेगा उससे ज़्यादा इफेक्ट हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखेंगे रिजल्ट आएगा, कोई लड़ाई नहीं बचेगी बीच में। और जो अपने आप को, अरे भाई मतलब है, लोग समझ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब अलायंस में थी नीतीश बाबू के साथ, ठीक है पलट गए नीतीश बाबू, ऐसे तो राजनीति में पलटी होता है क्या? और फिर नीतीश बाबू सरकार चलाते हैं, 20 दिन 25 दिन हेलीकॉप्टर चलाए, और हमारे राजेश रंजन जी पूर्व सांसद 6 महीने तक हेलीकॉप्टर से पैखाना पेशाब पता नहीं कहाँ से आता है। लोग को पता है कि मोदी का माल लेकर के ये वोट कटवा का काम कर रहे हैं, मीर जाफर और जयचंद का सामाजिक न्याय की धारा और समाजवाद को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा गांव का लोग समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी ज़्यादा गांव का लोग समझ रहा है इस बात को। तो जगह कहीं मिलने वाला नहीं है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ पप्पू यादव जी ये गलती करें, मधेपुरा उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। चलिए, हमारे माध्यम से आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, जहां बेरोजगार के सामने अंधकार ही अंधकार है, किसान अपनी दुर्दशा का एक इबादत लिख रहा है, करा रही है जनता, मजदूर पलायन को मजबूर है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा पलायन होता है तो बिहार से मजदूरों का पलायन होता है, और वो भी कोसी क्षेत्र से होता है। तो 15 साल में जो सरकार पलायन न रोक पाई हो, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हो, जहां
दारूबंदी मजाक बन के रह गया हो, आम इंसान, शांति प्रिय इंसान अपना इज्जत आबरू बचाने में सक्षम नहीं हो, जहां किसान तबाह हो और देश की सरहद सीमा घायल हो, तो सबक सिखाना आपका लाजमी है। और ऐसे कथित सुशासन बाबू जो कुशासन के रूप में खड़े हैं, इनको 7 समुद्र पार करने का मन बनाइए, बड़े अंतर से जीत दिलाइए, सामाजिक न्याय और समाजवाद जिंदा हो। और यही मधेपुरा के आवाम से मैं अपील भी करना चाहता हूं, आशा भी करता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे राजद के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। मधेपुरा गणित क्या होगा ये तो देखने वाला होगा। खैर, हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।